Hello everyone, this is Govind sir. Welcome to 9th chapter of physics section, force and laws of motion. So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जस्ट आई वांट टू कंटिन्यू विद फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर. जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है उससे हम इस चैप्टर को अप्रोच करेंगे. तो यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अगर आप करते हो तो आपके काफी सारे ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. सो उसके बाद ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपने इसके थ्रू लिंक कर सकते हो. बहुत सारे डेरिवेशन है जो इसके ऊपर बेस्ड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इसके ऊपर बेस्ड है. इनफैक्ट ना आपका 11th एंड 12th का सिलेबस काफी हद तक इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है ना. आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप काफी जगहों पे इन कॉन्सेप्ट को यूज करते रहोगे. ठीक है. सो हम आ जाते हैं पॉइंट पे. तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था वो था मोशन चैप्टर. लास्ट क्लास में लास्ट जो चैप्टर हमने किया था दैट वाज अ मोशन चैप्टर. मोशन चैप्टर में हमने ना मोशन स्टडी किया था इन अ स्ट्रेट लाइन और एट द एंड ऑफ द चैप्टर में स्टडी द मोशन इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है. तो सर्कुलर मोशन में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था, बाकी हमने स्टडी किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो राइट नाउ मैं फोकस इज ऑन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को जब हमने डिस्कस किया था तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या कवर करता है. मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, है ना. तो कौन कौन से टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग. तो हमें जो समझ में आ रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन. तो पहला पॉइंट हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके टर्म में, पोजीशन के टर्म में. देन सेकेंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. ऐसा आपकी कंपल्सरी है कि ये क्वेश्चन आपको पूछे, बट ना आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि हमें ना इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आना बहुत जरूरी है कि मतलब हाउ डू वी कम टू नो कि ये फोर्स ही है या फोर्स है तो क्या करता है, कैसे करता है, उन चीजों को समझना जरूरी है. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो जब हमारा मेन कोडाग्राम देखते हैं तो जो पोजीशन होता है ना मोशन में, तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पोजीशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा. बट अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगा. अब वैसे अगर हम वेलोसिटी में देखते हो तो वेलोसिटी में हमें दो पार्ट मिलता है. द फर्स्ट पार्ट हमको मिलता है कांस्टेंट वेलोसिटी और सेकंड मिलता है वेरिएबल वेलोसिटी. तो ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. और जो सेकंड पॉइंट ये कवर कर रहा है वो है वेरिएबल वेलोसिटी. तो ये हम जब स्ट्रेट लाइन में मोशन डिस्कस करते हैं तो हमें ये दो टर्म मिलते हैं. तो अब ये क्या कहता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन हो गया. देयर इज अ यूनिफॉर्म मोशन. और जो सेकंड पॉइंट था वो क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या इंडिकेट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर. अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में भी होता है. एक्सेलरेशन में हमको मिलता है, एक्सेलरेशन मतलब जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है. तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलेंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. बट अभी हमारा जो ना मेन फोकस है वेलोसिटी वाला टर्म. तो ये क्या कह रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो अब कोई अपने लाइफ में चले जा रहा है, कोई इशू नहीं है. अब वो ऑब्जेक्ट ना गोइंग ऑन, यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा. क्लियर ना. यूनिफॉर्म मोशन है अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा. वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से या वेलोसिटी से चले जा रहा है. बट जब मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता हूं तो आई एम फाइंडिंग देयर इज अ चेंज, है ना. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बताता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलता है कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर. अब ये वेलोसिटी चेंज क्यों होता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेलोसिटी, है ना. तो अब ये इनका क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज फॉर द चेंज इन वेलोसिटी, कि किस वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देख रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है. मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपने उसको क्या कर दिया, मूव करने की कोशिश की. तो जब आप मूव कर रहे हो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया. बट अगर आप मान लो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, आप उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. करेक्ट. वेलोसिटी दोनों केस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. बट अभी क्वेश्चन यही है कि ना मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से ये चीजें चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो हम ना जो कॉन्सेप्ट आपके बुक के हिसाब से उसके हिसाब से हम देख लेते हैं. तो ये क्या कहते हैं कि ना पहले लोगों का अजम्पशन था, वेरी ओल्ड टाइम, मतलब वेरी एंशिएंट टाइम. सो इट वाज अ अजम्पशन. जो ये अजम्पशन था ना, इट वाज लाइक अ ब्लाइंड बिलीफ. अजम्पशन, ये अजम्पशन
जो था ना ये था ब्लाइंड बिलीफ। तो ये ब्लाइंड बिलीफ क्या होगा कि मतलब ना लोग किसी की बात सुनते ही नहीं थे कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, तुम जो भी बोल रहे हो वो सच नहीं होगा। तो ब्लाइंड बिलीफ उनका क्या था कि ये ना ऑब्जेक्ट का नेचर है, इट्स अ नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वो नेचर है या उसका नेचुरल स्टेट है टू बी एट रेस्ट, जिसके लिए ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे तो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा। लाइक यू टेक अ बॉल एंड यू थ्रो द बॉल ऑन अ ग्राउंड, तो वो बॉल रोल करेगा और सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या करेगा, वो रुक जाएगा। तो उस टाइम पे लोगों का ये कहना था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का ना नेचुरल स्टेट है टू बी एट रेस्ट। अंडरस्टूड? इस वजह से कोई भी बॉडी क्या होती है, रुक जाती है। तो ब्लाइंड बिलीफ क्या था कि रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो रेस्ट इज नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है ये उसका क्या है, नेचुरल स्टेट है। तो नेचुरल स्टेट होने की वजह से क्या होगा, देयरफॉर, इस वजह से क्या होगा, देयरफॉर बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड या बॉल मूविंग और रोलिंग ऑन ग्राउंड finally stops। ठीक है, तो इसकी वजह से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट, देयरफॉर नो ऑब्जेक्ट कैन मूव फॉर एवर। नो ऑब्जेक्ट कैन मूव फॉर एवर, मतलब पूरी लाइफ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जो मूव करता रहेगा। उस टाइम लोगों का अजम्पशन था, जब ना लोगों ने बहुत सारी चीजों का रिसर्च नहीं किया था, एंड ना फॉर मेनी सेंचुरीज दे वर गोइंग विद दैट कॉन्सेप्ट ओनली। फिर बाद में क्या हो गया कि दो ना दिग्गज लोग आए, तो उनके नाम हम देख लेते हैं। एक थे गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन। तो ये दो महानुभावों ने क्या किया ना, इन दो बंदों ने चीजों को चेंज किया, लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे अलग रीजन है। ठीक है, सो अब ये दो जो ग्रेट पर्सनालिटी है, तो ये गैलीलियो, ठीक है, गैलीलिया है, ठीक है, एंड ये हो गए आइजैक न्यूटन। क्लियर? इन्होंने क्या बताया कि चलो ठीक है, आप जैसा अज्यूम कर रहे हैं वो चीजें करेक्ट होंगी, बट ना हम इसको दूसरे फ्रेम में देखते हैं। तो दूसरे फ्रेम में इन्होंने क्या बताया कि चलो ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्ट ले लो, यू इमेजिन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी, फाइन। और फिर बता रहे हैं कि आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट है इन मोशन। तो इन्होंने क्या बताया कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कैन वी सेट दिस ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, कैन वी सेट दिस ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। सो ऐसा पॉसिबल है, तो आप कैसे इसको मोशन में सेट करोगे। तो इन्होंने बताया ना, इसको मोशन में अगर सेट करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि अभी ना ये पूरा टर्म का मतलब नहीं आया, तो इन्होंने बताया एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, सो आपने क्या किया, एफर्ट दिया, कोई एफर्ट दिया तो ना एफर्ट है ना, एफर्ट इन फॉर्म ऑफ, अच्छा एफर्ट किस फॉर्म में, एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, वो क्या करेगा, विल सेट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, विल सेट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, ठीक है। अच्छा, अभी काफी लोगों को ये डाउट होगा कि ये चीजें आपको नोटबुक में लिखनी है नहीं लिखनी है। प्लीज डू राइट, क्योंकि ये चीजें है ना, कॉन्सेप्ट है, जब आपको ना क्वेश्चन आंसर में आता है तो आपको ये चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, कि व्हाट इज द बेसिकली डेफिनेशन वगैरह आ गया, तो ये सारे टर्म्स है। तो आप उस टाइम पे वीडियो देखते नहीं बैठोगे, है ना, यू विल नॉट कीप वॉचिंग वीडियो। आपको ना एंड मोमेंट पे आपको कंक्लूजन बताना है, या आपको जब एग्जाम देने जा रहे हैं आपको रिवीजन करना है, तो यू हैव टू गो थ्रू वेरी फास्ट। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम जस्ट इन वॉचिंग वीडियोज एंड ऑल, इट्स बेटर इफ यू राइट दीस थिंग्स इन योर नोटबुक द वे आई एम राइटिंग। सो आपके लिए बहुत बेटर होगा। अगर वैसे ही आपने लिखा है तो क्या होगा कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी योर नोटबुक, आपको सारी चीजें ना फिर वेरी फास्ट रिकॉल हो जाएंगे, क्योंकि
आपको पता है कि क्लास में पढ़ाते टाइम आपने कैसे चीजों को समझा था, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और स्टेशनरी है, ठीक है। तो एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल विल सेट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो गया। अब सिमिलरली क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन मोशन है, ठीक है, तो अब वापस से वही होगा एफर्ट, ये बोल रहे हैं ना, अगर यहां पे भी क्या होगा, एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल, इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल will stop the object in motion, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसको स्टॉप करेगा, और will increase the velocity of object in motion, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है। और जो थर्ड पॉइंट है, और विल डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता है, या उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। बट कौन कर सकता है, वो एफर्ट, जो एफर्ट है ना, वो ये काम कर सकता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि ना, ये एफर्ट किस तरह से होगा, मतलब ये एफर्ट पुश और पुल के फॉर्म में होगा तो किस तरह से होगा। तो जो हम ना डे टू डे लाइफ में एफर्ट डाल सकते हैं, वो कौन सा एफर्ट होगा, द एफर्ट विच वी कैन पुट इन डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड द मस्कुलर एफर्ट, ठीक है। हम ना मस्कुलर एफर्ट पुट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ठीक है। तो अब अगर आप इमेजिन करो किसी चीज को मुझे अगर ना पुश करना है, तो मसल्स में उतना तो होना चाहिए ना एनर्जी, उतना पावर, करेक्ट। तो मस्कुलर एफर्ट उतना होना चाहिए ताकि मैं ना इफेक्ट दिखा सकूं, या मुझे किसी चीज को पुल करना है, ठीक है, पुल करने के लिए भी सेम क्राइटेरिया ना, मस्कुलर एफर्ट दिखना चाहिए ना, मींस आई शुड हैव एनर्जी एंड आई शुड हैव दैट मच स्ट्रेंथ, ताकि ना मैं मस्कुलर एफर्ट को उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकूं। अब हो सकता है कि कबर्ड है, उस कबर्ड को आपको मूव करना है, कबर्ड इज वेरी हैवी, अब आपने उसको मूव करने की कोशिश करो, यू आर पुटिंग मस्कुलर एफर्ट, है ना, बट दैट पुश और पुल, दैट मस्कुलर एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल विल नॉट बी एबल टू सेट द ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, तो विल सेट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, बट ना आप उसको मोशन में सेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट वो दिख नहीं रहा है आपको। तो मस्कुलर एफर्ट विल कम इनटू कंसिडरेशन जब आप ना बहुत ज्यादा मसल्स में आपके पावर है या स्ट्रेंथ, आप उसको क्या करते हो, ऑब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मस्कुलर एफर्ट है ये करता क्या है, मस्कुलर एफर्ट विल चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मस्कुलर एफर्ट विल चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ना इस मस्कुलर एफर्ट को ही हम एक नया नाम देते हैं, वो नाम क्या हो गया, फोर्स। तो ये जो मस्कुलर एफर्ट है यही क्या है, यही बाद में कन्वर्ट होता है फोर्स में। इज दैट क्लियर? तो अब अगर आपको ना क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज द पुश और पुल, फोर्स इज नथिंग बट द पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट में जो पुश और पुल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो मतलब आपने किसी को पुश कर दिया, मतलब आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, आपने किसी को पुल कर लिया, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि ना फोर्स कर क्या सकता है। सो फोर्स की कैपेबिलिटी में क्या क्या है उन चीजों को देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होने चाहिए। हो सकता है ना 1 मार्क का क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाए या थोड़ा एक्सप्लेन टाइप में आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं इन चीजों को, तो ये सारी चीजें ना गैलीलियो ने बताया, गैलीलियो ने, आइजैक न्यूटन ने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। अब ऐसा नहीं कि कलेक्टिवली इन्होंने यही चीजें बताई, लेकिन उनके जो सजेशंस थे, उनके जो अजम्पशंस थे, उनके जो बिलीफ थे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर एफर्ट। तो मस्कुलर एफर्ट से आप ये चीजें करते हो। तो ये फोर्स क्या कर सकता है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन, तो पहला क्या है, फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट आ रहा है उसको क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है
जैसे होता है ना, आपका दोस्त है ना, वो चल के जा रहा है, आप पीछे से दौड़ के जाते हो, पुश कर देते हो उसको, तो उसका वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना, नॉर्मल वॉकिंग से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। मींस व्हाट हैपेंड, चेंज फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? तो जैसे कि ना, अब वही सेम एग्जांपल मैं लूंगा कि आपका फ्रेंड वॉक करके कहीं जा रहा है, आप पीछे से कहीं जाते हो, ऐसे किसी और डायरेक्शन में उसको क्या कहते हैं, आपने पुश कर दिया है, आपने उसको पुल कर दिया, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करो, स्प्रिंग कंसिडर करते हो, स्प्रिंग, आप क्या करते हो, आप ना मस्कुलर एफर्ट के थ्रू, है ना, या पुश और पुल इन फॉर्म ऑफ मस्कुलर एफर्ट, आप क्या करते हो, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो। तो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका जो ना साइज एंड शेप में जो है वेरिएशन आप कंसिडर कर सकते हो ना, कि चेंज होगा। अब अगर मान लो ना कोई रबर बलून है, आप उसको अगर प्रेशराइज कर दो दोनों साइड से, तो क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो कि फोर्स कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम ना आ जाते हैं कि फोर्स अगर ना ये चीजें कर सकता है तो क्या क्या क्राइटेरियाज है, मतलब हम जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये चीजें होंगी क्या। अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो विल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो विल द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, इफ आई अप्लाई द फोर्स विल द साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, एवरी टाइम विल इट हैपन। ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये है क्वेश्चन है, विल इट हैपन एट एवरी टाइम। या हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ। तो अभी हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज को जब आप समझोगे ना तो वो कवर होगा टाइप्स ऑफ फोर्स में। तो वैसे ना टाइप्स ऑफ फोर्स में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्शन में आने के लिए जैसे ना वो हिसाब से देखो ना, तो फोर्स के एक होते टाइप इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट, बट यहां पे हम उस टर्म में नहीं ले रहे, हम यहां पे दूसरे टर्म में ले रहे हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि आपने एक सिस्टम ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल ले लिया, ठीक है, यू टेक अ टेबल, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। अब क्या होता है, हमने कंसिडर किया, ठीक है, और वो जो एज पे है उसका स्टैंड यहां पे आ रहा है, क्लियर। अब इस टेबल के ऊपर हमने क्या कर दिया, ब्लॉक रख दिया, ठीक है, सो विल कीप अ ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ही हमको सारी चीजें स्टडी करनी है ना। अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, यही हमको नया डायरेक्शन देगा अबाउट द फोर्स, है ना, यही हमको हेल्प करेगा फोर्स को समझने में। सो ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक हो गया आपका। अब इस ब्लॉक को क्या किया है हमने, ये ब्लॉक बी हो गया। अब इस ब्लॉक को हमने अटैच कर दिया है स्ट्रिंग से। तो एक साइड में हमने स्ट्रिंग जो कनेक्ट किया है, यहां पे जो इस साइड में जो स्ट्रिंग है कनेक्टेड, इस साइड में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसको हमने ले लिया है एक्स, ये एक्स स्ट्रिंग से इस साइड को कनेक्ट कर दिया, और इस साइड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, वाई स्ट्रिंग से। तो ये हो गया एक्स स्ट्रिंग और ये हो गया वाई स्ट्रिंग, क्लियर। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुल स्ट्रिंग एक्स, अगर आप स्ट्रिंग एक्स को अगर आप पुल करते हो तो ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, विच साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो इफ स्ट्रिंग एक्स इज पुल्ड, ठीक है, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब इससे क्या पता चला, therefore fx is the force, so fx is force acting on block f। अच्छा, ये f का ना नोटेशन का फोर्स का हो गया, x का मतलब क्या हो गया ना कि ये फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग x, so fx is the force acting on block on left side, acting on block on left side, क्लियर। मतलब आप ये स्ट्रिंग को पुल करोगे तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक है वो लेफ्ट की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट लिया है, आप ब्लॉक भी ले लोगे तो ठीक है, तो जो ब्लॉक है वो लेफ्ट में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में एक्ट हो रहा है। तो
वो फोर्स को हमने क्या ले लिया Fx. सो Fx इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ऑन लेफ्ट हैंड साइड. अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं. सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, आगे अपना ऐसा तो है नहीं कि आपने स्ट्रिंग x दे दिया है, वही हीरो बन के घूम रहा है, आपको y को भी देखना पड़ेगा. तो आप क्या कर रहे हो, आप बता दो कि इफ स्ट्रिंग y इज पुल्ड, इफ स्ट्रिंग y इज पुल्ड, अगर हमने स्ट्रिंग y को पुल किया तो क्या हो गया, ठीक है. तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट और ब्लॉक, ठीक है, तो ब्लॉक मूव्स ऑन राइट. हाँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख लोगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. मूव्स ऑन राइट साइड. क्लियर. तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो y स्ट्रिंग पे फोर्स लगा है वो कौन सा होगा, Fy फोर्स हो गया. तो Fy इज फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ऑन राइट हैंड साइड. Fy इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, एक्टिंग ऑन ब्लॉक कौन से साइड में, ऑन राइट साइड. क्लियर. सो अब हमारे ना काफी सारी चीजें क्लियर हो गई कि इस ब्लॉक पे हम दो फोर्स लगा सकते हैं, Fx फोर्स लगा सकते हैं और Fy फोर्स लगा सकते हैं. अब ना क्वेश्चन में ये है कि इफ Fx फोर्स जो है, Fx फोर्स वो क्या है, इक्वल टू Fy फोर्स है. ठीक है. तो ये ब्लॉक क्या करेगा, मतलब Fx फोर्स की वैल्यू और Fy फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को खींच रहे हैं. तो क्या होगा, इफ Fx इज इक्वल टू Fy, तो जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है, एंड विल रिमेन स्टेशनरी. तो अब ये तो कमाल हो गया कि अब तक हमने डिस्कस किया था कि फोर्स इज द पुश एंड पुल, और उसके बाद हमने ना तीन कंडीशन भी लिए थे. तो जो फोर्स होता है, फोर्स कैन चेंज द मैग्नेट ऑफ वेलोसिटी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. बट यहां पे क्या होगा कि मैं देख रहा हूं कि हम ना पुश और पुल कर रहे हैं, जो भी है पुल कर रहे हैं स्ट्रिंग को, और हमने ब्लॉक पे फोर्स लगाया है, Fx एंड Fy फोर्स लगाया है. बट जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. तो उस टाइम पे क्या होगा फोर्स की वैल्यू, व्हाट डू वी कंसीडर टू द फोर्स एट दैट टाइम. उस टाइम पे जो फोर्सेस एक्ट होंगे ना, उनको हम बोलेंगे therefore Fx and Fy are called as balanced forces. Fx and Fy are called as balanced forces. इनको हम ना बैलेंस फोर्स बोलेंगे, are called as the balanced forces. समझ में आ रहा. तो जब ना फोर्सेस, दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ऑन एनी सिस्टम, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, बट ना सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, तो एट दैट टाइम वॉट एवर फोर्स इज अप्लीकेबल टू द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड फोर्स. तो मैं एक बार स्टेटमेंट बोल देता हूं बैलेंस फोर्स का. सो व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट और ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट डजंट मूव ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, or due to the equal magnitude in force in opposite direction, such forces are called as balanced force. So when two forces are acting on an object and two forces are acting in opposite direction and are equal in magnitude, then such forces are called as balanced force. तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा. अब बैलेंस फोर्स के बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे. तो मान लो कि ना अगर बैलेंस फोर्स नहीं होता तो क्या क्राइटेरिया होगा. तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो x स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है इन कंपेयर टू y स्ट्रिंग, अगर वो फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा. अब वो चीज को भी देख लेते हैं. तो अब ये बोल रहे हैं कि यहां पे देखो, तो इन्होंने लिया है इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग x इज ग्रेटर देन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग y. क्लियर. तो क्या होगा, ब्लॉक विल मूव. किधर मूव करेगा, ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स. अब ये Fx फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, तो अगर आपको लिखना होता तो आप यहां पे लिख सकते थे कि ये Fx है और ये एक्ट हो रहा है लेफ्ट में. क्लियर है. और यहां पे आप लिखना है तो लिख लो ये Fy है और किधर एक्ट हो रहा है, राइट में. तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प मिल जाएगा हमको. तो इफ Fx इज ग्रेटर देन Fy, तो क्या होगा, ब्लॉक विल मूव, या ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, और ब्लॉक विल मूव ऑन लेफ्ट साइड. क्लियर. सो अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड देख लेते हैं कि अगर मान लो इफ Fy इज ग्रेटर देन Fx, अगर y स्ट्रिंग पे फोर्स ज्यादा होगा इन कंपेयर टू x, तो क्या होगा,
block will move on right side, block will move on right side. क्लियर? तो ये कैसे फोर्सेस हो गए? तो इस केस में ये फोर्सेस हो गए अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है. सो आपको क्या बताना है? व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट and magnitude of forces are not equal and acting in opposite direction, then forces are said to be unbalanced force. If two forces are acting on an object but they are not equal in magnitude, acting in opposite direction, then the forces are supposed to be unbalanced force. तो unbalanced force जो होता है ना, यही force होता है responsible for the motion. So unbalanced force responsible for the motion of object या responsible for the motion. क्लियर? तो अब कोई ऑब्जेक्ट ना स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, एक्सेलरेट होगा, डिसेलरेट होगा, वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? अनबैलेंस फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो अगर सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स होगा तभी ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वरना क्या होगा ना, फोर्सेस एक्ट होगा बॉडी के ऊपर बट द बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो आपको दिखाई नहीं देगा. तो अब ये क्या कह रहे हैं ना कि लाइफ में क्या होता है, कभी कभी क्या चीज है ना कि आपको अनबैलेंस फोर्स आपको दिखाई देगा. क्या है? जब तक अनबैलेंस फोर्स सिस्टम पे एक्ट होता रहेगा तब तक सिस्टम क्या होगा? मोशन में सेट रहेगा. बट द मोमेंट अनबैलेंस फोर्स विल टर्न इनटू बैलेंस फोर्स, क्या होगा? सिस्टम मोशन शो नहीं करेगा. तो अभी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स. सो एग्जांपल मैंने एक सबसे सिंपल सा अगर हमें लेना है तो आप इमेजिन करो कि ना कबर्ड आप कंसिडर करो. कबर्ड को ना कुछ लोग पुश कर रहे हैं. ठीक है. तो कबर्ड को अगर पुश कर रहे हैं तो क्या होगा? कबर्ड मूव होना चाहिए, बट क्या होगा? इन बिगिनिंग कबर्ड इज नॉट मूविंग. तो कौन सा फोर्स होगा वो देखना है हमको. तो जब भी ना चीजें मूव नहीं कर रही है तो कौन सा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स होगा. जब चीजें मूव करेंगी तो क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स होगा. ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना. टू कीप थिंग्स इन मोशन अनबैलेंस फोर्स एंड टू कीप थिंग्स एट रेस्ट बैलेंस फोर्स. तो हमने क्या किया, यहां पे एक इमेजिन कर लिया कबर्ड. कबर्ड या कोई ऑब्जेक्ट आप इमेजिन कर लो, कंपल्सरी नहीं कि कबर्ड ही लेना आपको. तो ये हमने ले लिया यहां पे ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब इस ऑब्जेक्ट को क्या है, कुछ लोग मिलके इसको पुश कर रहे हैं या अकेला ही कोई बंदा है वही पुश कर रहा है, कोई इशू नहीं. ठीक है. तो ये आपने ले लिया है ऑब्जेक्ट. फाइन. अब इस ऑब्जेक्ट को कोई क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. अभी कौन पुश कर रहा है वो भी देख लेते हैं. तो यहां पे हो सकता है एक बंदा, ठीक है, यहां पे. क्लियर? अब ये क्या कर रहा है? फील हो रहा है? ये पुश कर रहा है. क्लियर? तो अब ये बंदा क्या करता है ना, ऑब्जेक्ट को क्या करता है? पुश करता है. तो अब ये पुश कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पुश इज नथिंग बट द फोर्स. इस पुश को हम क्या कंसीडर करेंगे? अप्लाइड फोर्स कंसीडर करेंगे. सो अप्लाइड फोर्स. सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव दिस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो क्या होता है, नॉर्मली रूल के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि अगर ये आप इसने फोर्स लगाया है, इट इज पुशिंग, देन ऑब्जेक्ट शुड मूव, है ना. तो देयर इज अप्लाइड फोर्स. सो बट ऑब्जेक्ट डजंट मूव. अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सो अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो देयर शुड बी सम बैलेंस फोर्स. तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है ना. तो एक ना अजम्पशन है कि हो सकता है कि देयर इज अ फोर्स. ये समझो ग्राउंड है ना. तो ये बोल रहे हैं हो सकता है कि जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ग्राउंड एक्सर्ट सम फोर्स. सो पॉसिबिलिटी कि ग्राउंड एक्सर्ट्स फोर्स. ठीक है. अब ग्राउंड किस फॉर्म में फोर्स को एक्सर्ट करेगा? तो ये ग्राउंड के हिसाब से अगर आप लेते हो तो ये क्या कहते हैं ना कि जो ग्राउंड फोर्स एक्सर्ट करता है ना, उस फोर्स को हम लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स. क्या ले लेते हैं? फ्रिक्शन फोर्स. तो और एक और चीज है, फ्रिक्शन फोर्स की तरह एक्ट होता है. फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई करोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा. तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों आता है ना. ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों आकर होता है? तो आप बता सकते हो अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मतलब अगर ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या होता है? फोर्स कंसिडरेशन में आता है. तो लेकिन अब ये किसके कांटेक्ट की वजह से आया है?
तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अभी क्या होगा, यहां पे क्या हो गया, अकर्ड ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच का कॉन्टैक्ट, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड, मतलब ऑब्जेक्ट और ग्राउंड की कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, कंसिडरेशन में आया। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, या फ्रिक्शनल फोर्स आप लिख लो, फ्रिक्शनल फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे जो अकर हो गया, अकर ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड, तो ये ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। तो क्या होता है, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो अप्लाइड फोर्स है ना, यहां पे क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या होगा, वो इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होगा। क्लियर? तो जब ये इक्वल होंगे तो ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा क्या, बैलेंस फोर्स, ठीक है, इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स। और अगर बैलेंस फोर्स होगा तो नो मोशन, क्लियर, मोशन नहीं होगा, और मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। अंडरस्टूड? अभी क्या करेंगे, अब सिमिलरली ना आप अगर इसको अप्लाई करो, एक टाइम ऐसा आता है कि जब ना अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ना ग्रेटर हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स के कंपेयर में, मतलब उसका भी तो लिमिट होगा ना फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स ना, ये जो कांटेक्ट में चीजें ना उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका भी लिमिट है। एक लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर कर सकते हो, उस लिमिट के बाद क्या होगा, उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ऑब्जेक्ट ना मोशन में सेट हो जाएगा। ये बोल रहा है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ना ग्रेटर हो जाएगी, किसके कंपेयर में, फ्रिक्शनल फोर्स के कंपेयर में। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कंपेयर में अगर ग्रेटर हो जाएंगे तो ये कैसा फोर्स हो जाएगा, देन इट विल बी अ अनबैलेंस्ड फोर्स, ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। और जो पूरा सिस्टम होगा क्या होगा, एंड ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू मोशन। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस केस में मूव करेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं। तो अब ना क्वेश्चन ये कि अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है। तो अनबैलेंस फोर्स ये क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमने फोर्स में डिस्कस किया था वही कंडीशन है। तो अगर आप इमेजिन करो कि ना कोई सिस्टम स्टेशनरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है उस सिस्टम के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा होगा, बट जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो क्या होंगे, बैलेंस फोर्सेस होंगे, ठीक है। और जब क्या होता है कि फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे और उन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, डिफरेंस होता है, या उनके बीच में क्या होता है, अनबैलेंस कंडीशन क्रिएट होता है, तो वो फोर्स के टर्म में रिजल्ट होता है, और इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल उसका इफेक्ट दिखता है, और क्या होगा, वो कोई ना कोई चेंज क्रिएट करता है। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। सो दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल, आपको क्या करना, लॉजिकली बस चीजों को समझना है। थैंक यू वेरी मच।